एक शब्द तो राष्ट्रीय आया, दूसरा शब्द संस्कृति आया, तीसरा शब्द दर्शन आया, और उसके अलावा भी विज्ञान वगैरह की चर्चा भी अभी भी आ रही है। ये सारे के सारे शब्द अगर किसी एक लेखक के लेखन में आते हैं तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। एक बार मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ एक लेख पढ़ रहा था जो उन्होंने कालिदास पर लिखा है, और वो तब लिखा था जब कालिदास जयंती उज्जैन में शुरू की गई थी। उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन वक्तव्य था। उसमें एक खास बात उन्होंने लिखी थी कि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। ये वाक्य था। तो मैं सोचने लगा कि अभी तक राष्ट्रीय कवि के रूप में तो हम लोग मैथिली शरण जी गुप्त को, दिनकर जी को या सुभद्रा जी को, इन लोगों को राष्ट्रीय कवि मानते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा प्रखर बुद्धिजीवी वो लिख रहा है कि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। तो मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि फिर वही क्यों राष्ट्रीय कवि हैं, फिर तो दो उनसे भी बड़े हैं। एक का नाम है वाल्मीकि और दूसरे का नाम है वेदव्यास। अगर इन तीनों को हटा दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने राष्ट्र को पहचान पाएंगे? मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि एक खास प्रकार के राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए जो कवि हैं वो आंदोलनी राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन वो जिसको हम सचमुच राष्ट्रीय कवि कहते हैं वह तो नहीं है। क्योंकि हमारे गुप्त जी यशोधरा में कह रहे हैं, अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी। और प्रसाद जी उसी समय थोड़े समय बाद कह रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा। मैं इस पर सोचता रहा और फिर मुझे वो जो दुर्गा स्तुति है वो याद आई, या देवी सर्वभूतेषु। उसको याद कीजिए। दुर्गा अष्टमी में आप लोग सुनते होंगे, वहां क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। प्रसाद कहां से जोड़ रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त की चेतना कहां से जुड़ रही है? तो इसलिए मुझे लगा कि प्रसाद को अगर किसी एक ही शब्द में और किसी एक ही परंपरा में याद करना हो तो कौन सा शब्द हो सकता है? तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रसाद हमारे राष्ट्रीय लेखक हैं। उसी परंपरा में, जिस परंपरा में वाल्मीकि हैं, जिस परंपरा में वेदव्यास हैं, जिस परंपरा में कालिदास हैं, उसी में प्रसाद भी आते हैं। और इसकी वो मैंने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं संकेत में आपसे ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि प्रसाद को अगर हम मोटे तौर पर राष्ट्रीय मान भी लें कि वो भी उस आंदोलन में सक्रिय हैं और मैथिली शरण जी गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी की तरह सक्रिय हैं, तो एक प्रसंग तो मैं उनके जीवन से यहां कहना चाहता हूं जो शायद कम लोगों को मालूम है। प्रधान जी को तो मालूम है। अभी मैं दोपहर को ये बात उनसे कह रहा था कि बनारस के लोगों को भी मालूम होना चाहिए, देश के लोगों को तो मालूम है ही कुछ लोगों को, कि प्रसाद जी ने अपने तंबाकू के कारखाने में चंद्रशेखर आजाद को महीनों छिपाकर रखा था। जब मैंने घटना पढ़ी तो मेरे तो रोंगटे इसलिए खड़े हो गए कि अगर सरकार को इसकी खबर लग जाती तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसका क्या होता। और मैं तब सोचने लगा कि प्रसाद ने ये बात सोची कि नहीं सोची।
क्योंकि हम लोग तो जरा भी सरकार की निगाह टेढ़ी हो जाए तो उस आदमी से बच के चलना चाहते हैं। और एक आदमी सीधे सीधे सरकार के खिलाफ खड़ा है और उस आदमी को जयशंकर प्रसाद जैसा बड़ा व्यापारी भी, जो कवि है वो तो है लेकिन बड़ा व्यापारी भी है, वो अपने तंबाकू के कारखाने में अपने एक विश्वसनीय वृत्ति के साथ छिपाए हुए हैं। आप जरा इस पे सोचिए तो प्रसाद की जो तात्कालिक राजनीति से जुड़ी हुई राष्ट्रीय चेतना है, जिसको अभी कुछ देर पहले हमारे मित्र सत्यदेव त्रिपाठी कह रहे थे वो आर्यावर्त की तलाश है, तो प्रसाद का जो आर्यावर्त था वो कौन सा था? अगर उनको प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स से आप जोड़ भी दें तो कौन सी चीज प्रसाद में निकल करके आती है को किस तरह के भारत की बात करते थे? वो भारत वो नहीं था जिसका महिमा गान आज हो रहा है या जिसे बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो भारत कुछ और था जिसे प्रसाद खोज रहे थे। अभी किसी ने इन्होंने शायद वो स्कंदगुप्त नाटक का जो अंतिम समूह गीत है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये समूह गीत का पहला छंद है। उसी में एक सप्त स्वर सप्त सिंधु से उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। प्रसाद की चेतना कहाँ से यात्रा कर रही है? और फिर आइए चंद्रगुप्त नाटक में, जहां वो अलका हिमाद्रि तुंग सिंह गाती है। इन दोनों चीजों को आप जोड़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रसाद अपने तात्कालिक राजनीति के साथ भी थे और उस परंपरा की राजनीतिक समझ और दर्शन और जीवन दर्शन के साथ भी थे, जो इस भारत की पहचान बनता आ रहा है। तो इसलिए प्रसाद को बहुत तात्कालिक निगाह से नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं अब, कि मैं सवेरे से कल से भी सुनता आ रहा हूं छायावाद छायावाद छायावाद। अरे भाई, छायावाद एक आंदोलन था, समाप्त हो गया, तो क्या प्रसाद भी एक कवि के रूप में समाप्त हो गए? फिर आप छायावाद से जरा बाहर और उससे परे भी देखने की कोशिश करें कि अगर छायावाद न भी हो तो प्रसाद हमारे लिए किसी काम के होंगे कि नहीं होंगे। उनका आंसू, उनका लहर, उनके सारे के सारे नाटक, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कौन कौन सी बहसें खड़ी कर रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य जो है बंदीगृह में डाल दिए गए और राक्षस और अमात्य वरिरुच उन्हें फुसलाने गए हैं और फुसलाते हुए कह रहे हैं कि तुम हमारे वार्तिक का भाष्य लिखो, हम तुमको जेल से निकाल लेते हैं। प्रसाद जी ने जो वाक्य लिखा है वो एकदम रोंगटे खड़ा कर देता है। चाणक्य क्या कहते हैं? ब्राह्मण होकर तुम मुझे कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? ये प्रसाद है, ये चाणक्य हो कि न हो हम नहीं जानते। ब्राह्मण होकर तुम मुझे कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। भाषा ठीक करने से पहले, क्योंकि दुष्यंत ने जो साये में धूप में लिखा है ना कि कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि चीजें और आदमी दोनों अपनी पहचान बदल लेते हैं। उनकी गजल है, उसके कुछ दो शेर हैं कि तमाशबीन तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन तो मेले में लुट गए यारो, दुकानदार तमाशे लगा के बैठ गए। दुकानदार दुकानें लगा के बैठ गए। लहू लुहान नजारों का जिक्र आया जब, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भद्र कहे जाते हैं, और भद्रता का दूसरा अर्थ कायरता भी होता है। तो जब जिस समाज में
भद्र लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, वो समाज समझौता करता है, गुलाम होता है। और पूरनचंद जोशी ने जो किताब लिखी है परिवर्तन और विकास के आयाम, उस किताब को आप जरूर देखें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का जो मध्य वर्ग है, जिसके बारे में विवेकानंद का वाक्य था कि नैतिक तौर पर ये वर्ग मर चुका है, ये विवेकानंद का वाक्य है और मुक्तिबोध ने अपनी एक साहित्य की डायरी में कोट किया है। तो ये जो प्रसाद जी कह रहे हैं और जो दुष्यंत कह रहे हैं कि लहू लुहान नजारों का जिक्र आया जब, शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। प्रसाद अपने लेखन में भी और अपने जीवन में उस शराफत से काफी दूर थे। जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका और प्रेमचंद का चित्र देखा है, उनको पता होगा कि प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना क्या रही होगी। पहले दिन उद्घाटन में मैंने कहा था कि वो चेतना को तलाशने और उसको परिष्कृत करने और उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वह चेतना के कवि हैं, लेकिन वो चेतना कैसी है? क्योंकि सौंदर्य के बारे में प्रसाद जी ने काफी चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि संस्कृति जो है, सौंदर्य निरंतर सुंदर होने की मौलिक चेष्टा का दूसरा नाम है। संस्कृति क्या है? तो कल मैं सौंदर्य वाली चेतना में बैठा था गोष्ठी में, तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मुझे लगा कि अंततः हम सौंदर्य को कैसे देखेंगे और सौंदर्य को कैसे समझेंगे। मैंने अब तक जो समझा है वो तो ये समझा है कि एक तो सौंदर्य का जो मोटी पहचान है वो है जो हमें आकृष्ट करे, वो सुंदर है। चाहे वो कर्म हो, चाहे विचार हो, चाहे रूप हो, अगर वो हमको आकृष्ट करता है तो सुंदर है। लेकिन इससे भी ऊंची परिभाषा ये है कि सुंदर तो वो है जिसे देखकर देखने वाला सुंदर हो जाए। मतलब ये है कि सौंदर्य सिर्फ ये नहीं कि आप देखते रहें, क्योंकि उपभोग की वस्तु नहीं है वो, वस्तुतः वो आपको सुंदर करने की एक कोशिश है। इसलिए सुंदर वो नहीं है जिसे आप देखते हैं और अपने आप को लगता है, आपको लगने लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं। सुंदर वो है, इसलिए महाराष्ट्र में मैं सोलापुर विश्वविद्यालय में व्याख्यान दे रहा था, तो वहाँ मुझे अध्यापकों ने पूछा कि आप किसे सुंदर मानते हैं, क्योंकि मैंने कई नायिकाओं का नाम ले लिया था और उनको रिजेक्ट किया था। तो मैंने कहा कि मैं अगर इतिहास में जाऊं तो 1857 में एक स्त्री थी जिसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और अगर आप वर्तमान में पूछते हैं तो दूसरी स्त्री है जिसका नाम है मेधा पाटकर। उस जमाने में वो एक स्त्री है जिसको इस भारत भूलना नहीं चाहता, वो सबसे सुंदर थी, शायद इसीलिए भूलना नहीं चाहता। और अब हमारे जमाने में एक ऐसी स्त्री है जिसका नाम मेधा पाटकर है, जिसको सारा भारत देखता है, उसकी गतिविधि को लेकर सोचता है और उसके बारे में जानना चाहता है और उसको उससे जोड़ना चाहता है। इसलिए गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता था? गांधी को महात्मा इसलिए कहा जाता था कि गांधी के पास जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे मिल करके लौटने के बाद हर आदमी अपने को पहले से ज्यादा वेट वाला, गंभीर, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता था। हम लोगों के समाज में बहुत बड़े बड़े लोग जो माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं कि आप गए, उनसे मिले और आपको लगा कि हम तो कुछ नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा आदमी वो है जिससे आप अभी अभी मिलके लौटे हैं। इसलिए बड़प्पन और सौंदर्य क्या है, इसे समझने की जरूरत है। सौंदर्य को लेकर एक तीसरी बात और कही जाती है कि क्या सौंदर्य केवल वस्तु में होते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रसाद जी इस थ्योरी को नहीं मानते थे। प्रसाद जी का कहना यह था कि सुंदर तो वस्तु है, लेकिन अगर उसको आंखों ने, दिल ने कभी देखा ही नहीं तो उसके सौंदर्य का मतलब क्या है? इसलिए रूप रिझावन हारू है,
ये नैना रिजवार, मतलब ये है कुछ तो होते हैं मोहब्बत के जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये जो कुछ तो होते हैं मोहब्बत के जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, सौंदर्य दुतरफा कार्यवाही है, वो आपको आकृष्ट करता है। इसलिए कृष्ण सबसे सुंदर है, क्योंकि उनके पास पहुंचने वाली हर गोपिका उसी आनंद में है, जिस आनंद में पहली है, दूसरी है, तीसरी है और अंतिम है। इसी शहर में रत्नाकर रहते थे, और रत्नाकर का एक पद है, जब उद्धव आते हैं गोकुल में तो कृष्ण की जो चिट्ठी लेकर आते हैं वो बांटते हैं। तो आपको याद होगा, मैं उस चिट्ठी की याद दिलाऊंगा आपको। क्या सौंदर्य है कृष्ण की उस चिट्ठी में कि उद्धव के आवन की भेजे मन भावन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहाँ रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी नंद पौरी दौरी दौरी आवन तबे लगी। उद्धव के आवन की भेजे मन भावन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहाँ रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। हम ओझा की पद कंजन के पंजन पे पे की पाती चाहन सोहन लगी, छाती छोहन सवे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, कहन सबली। ये हमसे जो मोह पर आ रहा है सौंदर्य वो है, जहां मोह हम पर चला जाता है, और हम प्रसाद का जो सौंदर्य है वो इसी तरह का सौंदर्य बोध है, वो एक तरफा सौंदर्य बोध नहीं है। इसलिए श्रद्धा और मनु की जो मुलाकात है, उस मुलाकात में कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है उसे आप देखें, और दोनों के जो संवाद में जो खूबसूरती उसे आप देखें। इसलिए प्रसाद का सौंदर्य बोध जो है वो एक प्रकार से एक ऐसा सौंदर्य बोध है जो भौतिक से लेकर के आध्यात्मिक तक की यात्रा हमको कराता है। क्योंकि सौंदर्य वो नहीं है जो केवल हमको शरीर से शरीर की यात्रा कराए। सौंदर्य वो है जो हमको भोग से त्याग की, क्योंकि उपनिषद यही कहता है कि भोग से त्याग की यात्रा ही वस्तुतः भारत की यात्रा है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। अगर उसे आप नहीं समझते तो प्रसाद की चेतना से आपका रिश्ता शायद कम बैठ पाएगा। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो, क्योंकि दर्शन की चर्चा बहुत हो चुकी है, वो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रसाद जिस तरह से भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी जो समझ थी वो ऐसी समझ थी जिसे उन्होंने केवल अपने से अनुभव से ही नहीं, अपनी पूरी परंपरा से प्राप्त किया था। और इसीलिए आप ये देखेंगे इस श्रद्धा सर्ग में बार बार प्रसाद मनु को जीवन की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और वही श्रद्धा है जो मनु को आध्यात्मिक ओर भी ले जा रही है, आनंद। इसका मतलब यह है कि अध्यात्म में और भोग में कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः भोग जो है वो जीवन की शुरुआत है और अध्यात्म उसका समापन है। प्रसाद को पढ़ते हुए ही ये समझ में आता है कि भारत की भोग की जो दृष्टि है वो नकारवादी नहीं है, क्योंकि इसी भारत में दो दर्शन आए, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, जिन्होंने एक प्रकार से ईश्वर को भी नकारा, वेदों को भी नकारा और ब्राह्मण चिंतन को भी नकारा। प्रसाद उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो चिंतन प्रसाद के पास है, उस चिंतन को अगर समझना हो तो आपको पूरी परंपरा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप परंपरा के पास नहीं जाते तो शायद आप प्रसाद को भी ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने यहाँ एक जो विद्या की डिसिप्लिन मानी गई है उसमें ये बात कही गई है। अगर आप कालिदास का अग्निमित्र नाटक पढ़ें तो उसमें जो मालविका है वो गुरु से कहती है कि मैं आपकी शिष्या होना चाहती हूँ।
तो गुरु कहता है कि पहले मेरी परीक्षा तो ले लो कि मैं तुम्हारा गुरु होने लायक हूं कि नहीं हूं। और जब वो कहती है कि मैं कैसे आपकी परीक्षा ले सकती हूं, तो फिर वो भी गुरु भी कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूंगा कि तुम मेरी शिष्या होने लायक हो कि नहीं हो। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो दुतरफा है, एक तरफा परंपरा नहीं है। इसलिए जब तक आप अपनी पूरी परंपरा को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रसाद को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उन्हें कक्षा का कभी न माने, कक्षा का नाटककार न माने, और प्रसाद में जो क्रांति है उसका चेहरा आप देखना चाहें तो ध्रुव स्वामिनी में देख लें। ध्रुव स्वामिनी जिस तरह से अपने को कहती है, प्रकट करती है, और अब तो आपको शायद मालूम होगा कि जिस समय उसने रामगुप्त से अपनी मुक्ति प्राप्त की थी, रामगुप्त के सारे चिन्ह जो हैं उसने मिटवा दिए थे, और बहुत दिनों तक पता ही नहीं लगा कि रामगुप्त नाम का कोई शासक भी हुआ था। 1969 में विदिशा के एक किसान के खेत में 3 तीर्थंकर प्रतिमाएं मिली, और तीर्थंकर प्रतिमाएं जब मिली तो उन प्रतिमाओं में नीचे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी, उसमें लिखा हुआ था महाराजा धीराज रामगुप्त के शासन काल में उत्कीर्ण। केडी वाजपेयी का संबंध बनारस से था, जो पुरातत्व के बहुत बड़े चिंतक थे, पुरातत्ववेत्ता थे। मैंने उनको विदिशा बुलाया था, तो मैंने कहा कि गुरुजी आप देखिए ये प्रतिमाएं मिली हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद जी को इतिहास का बोध था और हम समझते थे कि प्रसाद जी गप मार रहे हैं। वस्तुतः प्रसाद जी सही थे और हम इतिहासकार लोग गलत थे। फिर जाकर के उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख लिखा कि प्रसाद जी ने जो ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले रामगुप्त नाम का जो शासक था उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो प्रसाद जी सही थे, हम गलत थे। भारत के बहुत सारे इतिहासकार लोग कहते हैं कि साहब प्रसाद को क्या जरूरत है इतिहास में जाने की, आप अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कीजिए, आप इतिहास में क्यों टांग अड़ाते हैं। लेकिन आप चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका पढ़िए, स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका पढ़िए, ध्रुव स्वामिनी की भूमिका पढ़िए, तो प्रसाद अपनी परंपरा की जो क्रांतिकारी धारा है उसे रेखांकित करते चल रहे हैं। क्योंकि आप देखें, याद करें जरा, चंद्रगुप्त को पर्वतेश्वर जो है क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं, और प्रसाद व्याख्या क्या दे रहे हैं, प्रसाद कह रहे हैं चाणक्य के मुंह से, हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमें वर्ण व्यवस्था को निर्धारित करने का अधिकार है। चंद्रगुप्त में सारी योग्यताएं हैं, भले ही वो क्षत्रिय हो ना हो, लेकिन उसमें क्षत्रिय की योग्यता है, इसलिए मैं उसे क्षत्रिय के रूप में खड़ा कर दूंगा, और खड़ा कर दिया। और आज तो कोई शक नहीं करता कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय था कि नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के मूल में ये बात थी कि कर्म के हिसाब से जातियां तय होंगी, पैदाइश के हिसाब से नहीं। कबीरदास ने इसी शहर में कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। एक परंपरा, प्रसाद जी किस परंपरा में आएंगे, वो कबीर वाली परंपरा में आएंगे, वो पुरोहिती ब्राह्मणों वाली परंपरा में नहीं आएंगे। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि प्रसाद की जो क्रांतिकारी परंपरा है उसमें ध्रुव स्वामिनी जो है, जिसका विवाह हो चुका है, वो उस अपने पहले पति को अस्वीकार करके चंद्रगुप्त का वरण करती है और उसी को अपना जीवन साथी बनाती है, जो कि उसकी प्रतिज्ञा में मानसिक तौर पर पहले से तय था। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि प्रसाद कौन सा सामाजिक उत्पाद खड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो फिर हर स्त्री अपने मन से अपना निर्णय लेने लगेगी। लेकिन आज तक हम लोगों ने यह सवाल प्रसाद से नहीं पूछा कि आपने इस तरह का नाटक लिख के कहना क्या चाहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद आज वो बहुत ही रैशनल पोएट हैं, और पूरा हमारी पूरी परंपरा तर्क पर आधारित है, आस्था पर नहीं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आस्था का विषय है। भारत की परंपराएं आस्था पर नहीं टिकी हुई हैं, तर्क से आस्था पर गई हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी श्रद्धा भक्ति की निबंध में कहते हैं कि तर्क से आस्था पर जब जाए तभी वस्तुतः वो श्रद्धा ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद को पढ़ते हुए अपने ब्रेन की ओवरऑलिंग भी करने की जरूरत है, अपने दिमाग को बदलने की भी जरूरत है। अगर आप अपने दिमाग को बदलते हैं
तो शायद आप प्रसाद के साथ तो न्याय करेंगे ही, अपने साथ भी न्याय करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि भारत ने हमेशा जो कुछ कहा है उसे अंध आस्था के बल पर नहीं कहा है, तर्क के बल पर कहा है। और जब किसी समाज का तर्क उससे छूट जाता है तो समाज अंधविश्वासी हो जाता है। और तब एक बंगला कवि की जीवनानंद दास की कविता याद आती है कि सबसे ज़्यादा वह लोग देख रहे हैं जो वस्तुतः आंखों के अंधे हैं। और इस संसार में इस समय भारत में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, अंधों की, जिन्हें दिखाई ज़्यादा पड़ रहा है। तो उस समय तो प्रसाद और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप प्रसाद को देखते समय अपनी आंखें ही नहीं, अपना दिमाग भी खोल कर रखें और प्रसाद को बहुत गहराई से पढ़ें। अगर ये काम आपने शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि साहिब जी की सारी कोशिश सार्थक होगी और प्रसाद के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।